अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, बलूचिस्तान के हवाले से आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाहूँगा। देखें, ओरिजिनल बलूचिस्तान ये है जो कि थोड़ा ईरान में है, थोड़ा पाकिस्तान में है, थोड़ा अफ़गानिस्तान में है, और अंग्रेज़ों की साजिशें ऐसी रही हैं कि उसको डिवाइड किया गया। बलूचिस्तान में बलोच एक्टिविटीज़ की इतनी ज़्यादा हमें ख़बरें इसलिए नहीं मिल रही कि इस वक्त ज़्यादातर ख़बरें ईरान की वार के ऊपर चल रही हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि बलूचिस्तान में कुछ हो नहीं रहा। कोयटा बलूचिस्तान की जो मेन पाइपलाइन है उसको धमाके से उड़ा दी गई, और उसमें ज़बरदस्त आग लगी हुई थी, और गैस की सप्लाई पूरे पंजाब को उधर से जाती थी, कराची को जाती थी, वो सब बंद हो गई। इसके अलावा कल की बात है कि एक सुसाइड बम बॉम्बर ने गाड़ी उड़ा दी। खैबर पख्तूनख्वा में 5 लोग मारे गए। बलूचिस्तान में बाई इलेक्शन हो रहे हैं एक सीट के ऊपर, खुजदार की सीट पे पीपल्स पार्टी ने मीर शफीकुर रहमान मेंगल को खड़ा किया है। मीर शफीकुर रहमान मेंगल बलूचिस्तान का सबसे बड़ा टेररिस्ट है। इसको पाकिस्तान आर्मी ने क्रिएट किया, ट्रेन किया, हथियार दिए, रिक्रूटमेंट कराई इसके लिए, और पूरा एक टेररिस्ट विंग इसको दिया। उसका मकसद था कि बलूचिस्तान में जो क्रांतिकारी, जो बलोच फ्रीडम फाइटर हैं, बीएलए और दूसरे, उनको टारगेट करे। मतलब आप ये देखें कि टेररिस्ट क्रिएट किए जाते हैं, और फिर इनका काम ये था, मीर शफीकुर रहमान और मेंगल और इनका, कि ये सिविलियन लोगों को घरों में घुस के हमले करते थे और सिविलियंस को टारगेट करते थे। और एक बात मैं बता दूं कि ये मीर शफीकुर रहमान के नाम के साथ मेंगल जो लगाया गया है ना, तो ये पंजाबी है, ये मेंगल नहीं है। इसका नाम ज़बरदस्ती मेंगल रखा गया है। सूरब डिस्ट्रिक्ट में बलोच क्रांतिकारियों ने 3 पाकिस्तानी फौजी मार दिए। अजीज़ दोस्तों, बलूचिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है, ख़बरें नहीं आ रही क्योंकि टोटल एम्बार्गो है वहाँ से खबरें बाहर लाने के लिए। इंटरनेट बंद है, हर लिहाज से वहाँ पे कंट्रोल रखा गया है। अजीज़ दोस्तों, ये आप जो देख रहे हैं ना, ये इतनी बड़ी पाइपलाइन गैस की बलूचिस्तान से पंजाब जा रही है, जबकि साथ में जो आप बच्चियां देख रहे हैं, ये सर पे लकड़ियों का गठड़ा लेके जा रही हैं अपने घर, ताकि घर पे चूल्हा चल सके लकड़ियों से। ये जुल्म है ना, जब तो बलूचिस्तान आज़ादी मांग रहे हैं। बलोच क्यों आज़ादी मांग रहे हैं? आप मुझे ये बताएं कि दुनिया में कहीं ऐसा होता है कि कोई एक कौम खुशहाल हो, उसको आपने सब कुछ राइट्स दिए हुए हों, तो वो आज़ादी मांगेगा? बलूचिस्तान जितनी दौलत है उसकी, जितनी दौलत पाकिस्तान बलूचिस्तान से लूट रहा है, उसका आधा भी बलूचिस्तान पर लगा था। एक मिसाल है कि एक रिपोर्ट मैंने देखी थी 2003 या 2004 में यूनाइटेड नेशन में, कि नेचुरल रिसोर्सेज के हिसाब से बलूचिस्तान कुवैत से ज़्यादा रिच है। उस वक्त है ना, कुवैत आज के इमारात और कतर से ज़्यादा रिच था। ये पिछले 15-20 साल में इमारात और कतर ने बहुत ज़्यादा तरक्की की और उनके दौलत में बहुत इजाफा हुआ, लेकिन उस वक्त कुवैत को बहुत रिचेस्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड के हिसाब में रखा जाता था। तो मैंने यूएस के एक थिंक टैंक की रिपोर्ट पढ़ी थी कि बलूचिस्तान रिसोर्सेज के मामले में कुवैत से ज़्यादा रिच है। अब आप जब कुवैत, कतर, बहरीन, इमारात वगैरह देखते हैं कितने डेवलप हुए हैं, तो वही दौलत अगर बलूचिस्तान के पास है, आप उसको बलूचिस्तान पे उसका आधा भी लगाते तो बलूचिस्तान कितना डेवलप्ड होता। लेकिन इन बेचारों के पास अपनी गैस अपने घर में नहीं आती, ना पानी, ना एजुकेशन, ना हेल्थ, ना जॉब्स, कुछ भी तो आप इनको नहीं दे रहे।
तो अजीज़ दोस्तों, ये सिचुएशन है बलूचिस्तान की। थोड़ा मैं आपको शियाओं के हवाले से जो इस वक्त मामला चल पड़े हैं वो बताना चाहूँगा। अब मौलाना हसनैन अब्बास गर्देजी को आपने सुना, इन्होंने खुद बताया कि आर्मी चीफ ने हमारी बात नहीं सुनी, 1 घंटा खुद ही तकरीर की और इतने सख्त लहजे में बात कर रहा था जैसे कोई मालिक अपने नौकर से बात कर रहा हो, और ये हमारी तौहीन है। तो शियाओं के खिलाफ एक एक्टिविटीज़ शुरू हो गई हैं। ये दिफाए पाकिस्तान नामी जो गठबंधन है, जिसमें सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, सुन्नी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जमा हैं, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि हम पाकिस्तान आर्मी के चीफ आसिम मुनीर की इस बात को सपोर्ट करते हैं कि शिया अगर ईरान से मोहब्बत करते हैं तो वो ईरान चले जाएं, वो यहाँ से ताल्लुक़ नहीं रखते। यानी एक मूवमेंट सुन्नियों की तरफ से शियाओं के लिए चलाई गई है। देखें, ये जो ईरान की जंग है ना, उसने कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ आना है, और पाकिस्तान उसके लिए अभी से तैयारी कर रहा है। क्योंकि अगर पाकिस्तान और ईरान भिड़ते हैं तो पाकिस्तान को डर ये है कि जो करोड़ों शिया पाकिस्तान में रहते हैं, कम से कम 4 करोड़ शिया रहते होंगे पाकिस्तान में, वो फिर डेफिनेटली वो फिर ईरान के साथ खड़े होंगे और पाकिस्तान को अंदरूनी मामलात संभालने मुश्किल हो जाएंगे। तो अभी से अपने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशनों को तैयार किया जा रहा है कि शियाओं के खिलाफ, और शिया इस वक्त निकल पड़े हैं। और वो गिलगित बल्तिस्तान तो बिल्कुल इनके हाथ से निकल गया है कि वो ब्रीफिंग देंगे और उसके बाद शुरका को भी मौका देंगे कि वो भी कोई बातचीत करें। लेकिन वो 1 घंटे तक साहब तकरीर करते रहे और मौका नहीं दिया। हाथा उनकी अफ्तार का टाइम भी गुजर गया और कहा कि आज मैं इन शियों के साथ अफ्तार करूं। यानी उस दिन बताया कि 5:28 पे, अब 6:28 पे अफ्तार था, तो 6:28 तक, बल्कि उससे भी 2 मिनट ऊपर उन्होंने तकरीर की और कोई मौका नहीं। बीच में टोका एक हमारे आलिम ने, उनको टोका, एक दो और ने भी बात करने की कोशिश। तो फिर ये कहा गया कि नहीं, बात उनकी खत्म हो जाए, ये अच्छा नहीं है बीच में टोकना, उसके बाद जो है वो हम बात करेंगे। लेकिन वो अफ्तार हो गया, अफ्तार किया, फिर अफ्तार के बाद नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ी, उसने भी हमारे साथ नमाज पढ़ी, और फिर खाना का हुआ। तो अब हमारे उलमा ने कहा कि आप हमें टाइम दें, मुंतज़मीन भी कहा कि ताकि हम भी अपना मौक़िफ़ बयान कर सकें। लेकिन वो साहब चले गए कि बकौल किसी के, उन्होंने कहा हमारी तरावी का टाइम हो गया है, तो वो निकल गए। और बाद में उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग के लिए, जो मीडिया का वो होता है, उसके लिए उन्होंने एक नशिस्त रखी, जिसमें उनके दफ्तर के 1-2 अफराद भी वहां पर मौजूद थे। और उसमें भी चंद उलमा ने बात की, और जो उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया, जो आपको सोशल मीडिया पे भी उन उलमा की बातें मिली होंगी, उनमें से उन बातों को बयान नहीं किया गया, फकत वो जो उनके मतलब की बात थी वो उन्होंने ली। अलबत्ता इसमें 1-2 अफराद ने चापलूसी की और उन्होंने गलत बातें भी की हैं। वो आपको पता है कि वो होते हैं अपनी उसके लिए करने के लिए। तो उसके बाद जो है वो महफिल तमाम हो गई। नंबर 1 तो यह कि उसका लहजा बड़ा सख्त था और यानी गोया गुस्से में था। तो हमने अपनी तौहीन महसूस की कि इस तरह से उसको बात नहीं करनी चाहिए थी शिया उलमा के साथ, और जैसे वो अपने माताहतों से गुफ्तगू कर रहा हो, इस तरह से उसकी बात में जो है वो लहजा सख्त था और गुस्सा था। और बात इतनी छोटी छोटी बातें की, जो मैं समझता हूँ कि इतने बड़े ओहदे पे बैठे हुए इंसान को उस अंदाज से बात करना ज़ेब नहीं देता। इस तरह की बातें हुई। और उसके बाद जो मैं समझता हूँ 2 मेन बातें थी, वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। एक तो ये है कि जो लब लहजा था गुफ्तगू का, और उससे जो यानी पैगाम ये मिलता था, यानी हमारी शियों की हुब्बुल वतनी और मुल्क व कौम से वफादारी को ज़ेर सवाल लाया कि रहबर मुअज़्ज़म इनक़लाब इस्लामी की शहादत के बाद जो एहतजाजात और ये रूनुमा हुआ, इस पर उनका बहुत ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ था और सख्त उन्होंने बख़ुसूसन जीबी के हवाले से। और ये बात मुझे आपको बताने में कोई हर्ज नहीं है, इससे खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हुकूमत के आप जो है वो अज़ाइम को आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम जो इसमें मुलव्वस थे, हम उनको फ़ौजी अदालतों में लाएंगे, उनको सज़ाएँ दिलवाएंगे और उनको जेलों में डालेंगे, और इस पर हमारा कोई नहीं होगा। और आइंदा भी मैंने हुक्म दे दिया है कि जो भी फ़ौजी इदारों की तरफ बढ़े उनको सीधी गोली मारो। अब देखें, ये लहजा, ये एक उसके सरबराह को इस अंदाज से ज़ेब नहीं देता, जबकि ये सामने सारे उलमा वो हैं जो इत्तेहाद की बात करते हैं, वहदत की बात करते हैं। और पाकिस्तान में कराची, लाहौर और मुख्तलिफ शहरों में बाकायदा शिया एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़। अब अजीज़ दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको, अच्छा, मैं कराची के मुद्दे पे आ रहा था, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सफ़ीना खान है जो लंदन में बैठी है, और वो रोज़ इसका एक नया स्कैंडल आ रहा है। इसका काम ही यही है कि कोई ना कोई ऐसा क्रिएट किया जाए स्कैंडल, जिससे कि
तो कभी उससे लड़ पड़ेगी, कभी उसके खिलाफ मैं केस कर रही हूँ, कभी इसको वो, कभी मेरे घर पे डकैती हुई। इसका रोज का यही काम है। खुल्लम खुल्ला गालियां देती है, माँ बहन की गालियां देती है, गंदी गंदी गालियां रेस्टोरेंट में बैठ के लड़ रही होती है। इसका काम ही ये है। अब मेरा जब जिनीवा में मामला चला तो इसकी दिहाड़ी लग गई, क्योंकि इसका काम ही यही है कि इसको व्यूज़ मिल जाते हैं ज़बरदस्त किस्म के। उसने मेरे ऊपर क्या क्या मेरी पुरानी वीडियो निकाल के दिखा रही है। और ये अब ये कह रही है कि मुल्क के खिलाफ बोलने वाले भगोड़ों घर से उठा लिए जाओगे, तुम्हें पता नहीं इस्टेब्लिशमेंट क्या है। ये प्योर पाकिस्तान की आर्मी को सपोर्ट करती है, पाकिस्तान आर्मी की गलत कार्यों को, टेररिज्म को सपोर्ट करती है। बात तो तारीख के हवाले से बिल्कुल ठीक है उनकी कि ये सब कुछ तो होता रहा और ये सब कुछ सियासतदान अगर करते रहे तो बताएं फिर इस पर। अजहर भाई ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ इतनी बातें लच्छेदार एक वकील होने के तहत जो है वो खूब घुमाया, हमें खूब घुमाया। एंड में कहा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बेशक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इन सियासतदानों ने अपने मुंह पे कालिक मली है। मैं भी तो यही कहती हूँ। तो हम एक मुत्तफिक हो गए एक चीज के ऊपर। मजबूरी है उनकी, मुझे समझ आती है, वो एक पार्टी को रिलेट करते हैं तो उसकी वजह से बोलना पड़ता है। अजहर भाई तो वो अगर हिदायत हासिल कर रहे हैं तो फिर करने दें उनको, वो जो कह रहे हैं तो फिर मान नहीं। हिदायत देखे एक चीज जो आप हमेशा नाउज़बिल्ला हम पैगंबरों को और पाक हस्तियों को इंसानों के साथ मिलाते हैं ना, मुझे प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है। नहीं, लेकिन उनका अमल तो काबिल तकलीद है ना, आपने उनको देख के और उसी के मुताबिक बड़ी जो बड़ी शख्सियत हैं, बड़ी नहीं एक सेकंड आप खुदारा मुझे ये कहना चाहते हैं कि मैं इमरान खान साहब को हसन हुसैन के साथ मिला दूं? नहीं, इस हवाले से तो उन्होंने वो बात ही नहीं की। उन्होंने तो इस वक्त बातिल की जंग के हवाले से बात की है और इस वक्त सच और झूठ का जो इख्तिलाफ है उसके हवाले से बात की है। इसका फैसला कौन करेगा कि बातिल के साथ कौन है और सच के साथ कौन है और जालिम के साथ कौन है और मजलूम के साथ कौन है? ये तो बस इसी फैसले में हम रह गए तो फिर तो सब कुछ मिट जाएगा। नो सलमान, एक बात जिंदगी में याद रखिए, आपका ज़मीर, हमारा ज़मीर, सब कुछ वो भी तो कहता है। ज़मीर मेरा मुतमिन है। मैं अपने वतन के लिए बोल रही हूँ, मैं अपने वतन के साथ खड़ी हूँ। मेरी वतन के खिलाफ कोई दुश्मन बात करेगा, मुझे अपने वतन के साथ खड़ा होना है। मुझे अपनी माँ, मेरी अपनी धरती माँ को बेच के दुश्मन की गोद में बैठ के अपनी बकवास नहीं सुनानी है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर। मुझे दुनिया को यह नहीं बताना है क्योंकि मुझे मेरी मर्जी की गोद नहीं मिली है तो लिहाजा मेरे पाकिस्तान को निचोड़ लो, मेरे पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो जाओ। मैं हर उस शख्स पर लानत भेजती हूँ जो अपने वतन को छोड़ के किसी दूसरे की गोद में बैठेगा। आप बात करते हैं कोई और, जहाँ बैठे हुए ये जो भिगोड़े आके बैठे हुए इस बरतानिया के अंदर, बरतानिया के अंदर बगावत पॉइंट आ गया। बिल्कुल कहती हूँ इनको इनके घरों से उठा के ले जाएंगे। आपको पता है एस्टैब्लिशमेंट होती क्या? उस्मा साहिबा भी आ गई हैं हमारे पास, जरा उनसे भी गुफ्तगू कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये पाकिस्तान में आवाज़ उठाने वालों के खिलाफ क्या होता है ये खुद बता रही है। अब मैं अजीज़ दोस्तों थोड़ा कराची के हवाले से बताऊंगा कि देखें, कराची में अभी कुछ घंटे बारिश हुई, पूरा कराची डूब गया। और कराची में वैसे ही आपको पता है कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं, कोई रोड वगैरह तो अच्छे हैं नहीं। जो थोड़े बहुत थे वो भी बारिश में पोल खुल गई, मतलब खंडरात बन गए, पूरा कराची खंडरात। और पानी भरा पड़ा है। एक बाज़ार है उर्दू बाज़ार। उर्दू बाज़ार किताबों का बाज़ार है, जहाँ पे किताबें, हम भी जब स्कूल ज़माने में, कॉलेज ज़माने में, वहाँ से ही किताबें, कॉपियाँ, स्टेशनरी सब वहाँ से ही लेते थे। उर्दू बाज़ार कराची के मेन मरकज़ में। मैं उसकी वीडियो देख रहा था, मेरा दिल रो रहा था कि पानी दुकानों के अंदर किताबों को सबको तबाह कर गया है। देखें, बारिश यहाँ जितनी होती है ना लंदन में, वो तो आप सोच भी नहीं सकते पाकिस्तान में। लेकिन यहाँ पे भी कभी पानी भरता भी है तो आधे घंटे में ख़त्म। मुंबई में शायद ही कोई दिन हो जो बारिश ना होती हो। अर्बन फ्लडिंग भी होती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारा मुंबई शहर खंडरात बना हुआ होता है और सारा रोडें टूटी फूटी होती हैं, पानी घरों में और दुकानों में घुसा हुआ है। वहाँ से भी कुछ ही घंटों में पानी क्लियर हो जाता है। यहाँ तो तबाही तबाही। और ये देखें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कि पानी किस तरह निकालना चाहिए। बाल्टियाँ भर के पानी निकाल रही हैं सरकार, आम आदमी नहीं है, ये सरकार की मशीनरी है। अब सरकार के पास ये जो टेक्नोलॉजी आई है, जापान वाले भी मांग रहे हैं पीपल्स पार्टी सरकार से कि हमें भी ये टेक्नोलॉजी दो यार,
हम भी पानी वानी निकालने के लिए इस तरह से काम करेंगे। अजीज़ दोस्तों, देखें, अब मैं आपको जो ये पिक्चर्स दिखा रहा हूँ ना, ये बारिश से भी पहले की हैं। ये आम दिनों की कराची का हाल है। ये आम दिनों में जो सड़कों पे पानी भरा पड़ा है, खड्डे, पोर्ट होल्स, क्या कुछ नहीं है। इस मुल्क पाकिस्तान की बर्बादी का आगाज़ मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी जब बनी तब से पाकिस्तान का डिक्लाइनेशन शुरू हुआ है। मेरे पास आर्ग्यूमेंट है, मैं किसी भी पीपले के सामने बैठ के बात कर सकता हूँ। 1967 में शायद पीपल्स पार्टी भुट्टो ने बनाई थी। हर आदमी इस बात की गवाही देगा कि 1967 तक पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत अच्छी थी, बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही थी। पाकिस्तान किसी किस्म की टेररिज्म नहीं करता था, कहीं कोई प्रॉक्सी वार नहीं करता था। पाकिस्तान में कहीं इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म नहीं था। पाकिस्तान में कहीं हमें बुरके नज़र नहीं आते थे, कहीं हमें दाढ़ियाँ नज़र नहीं आती थी, शराब खुलेआम मिलती थी। शराब मिलने का मतलब ये नहीं है कि ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक लिबरल सोसाइटी थी और फर्स्ट क्लास जा रहा था पाकिस्तान। मैं आपको बताऊं, मुस्लिम वर्ल्ड से मतलब सऊदी अरब से, मलेशिया से, इधर उधर से एजुकेशन हासिल करने के लिए लोग आते थे। अब भी आते हैं, लेकिन अब वो इस्लामिक एजुकेशन, एक्सट्रीमिज़म की एजुकेशन, शरिया की एजुकेशन के लिए आते हैं। उस वक्त मॉडर्न एजुकेशन लेने आते थे। पाकिस्तान में एजुकेशन का एक स्टैंडर्ड था। फिर 67 में भुट्टो ने बनाई पीपल्स पार्टी। सबसे पहले इसने इलेक्शन के रिजल्ट्स को एक्सेप्ट नहीं किया। 320 सीटें थी शायद पाकिस्तान की, दोनों असेंबलीज मिला के, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। 320 सीटों में अवामी लीग ईस्ट पाकिस्तान की 162 सीटें जीतती है और पीपल्स पार्टी 81 सीटें जीतती है। तो भुट्टो ने कहा कि नहीं, लोग यहाँ से जो पीपल्स पार्टी के अलावा लोग जीते थे वो कहते थे ठीक है, हम ढाका में जा रहे हैं और अवामी लीग के साथ मिलकर हम असेंबली को वो करेंगे। तो इसने ऐलान किया कि टांगे तोड़ दूंगा अगर कोई ढाके गया तो। और अवामी लीग को, मुजीबुर रहमान को मैसेज किया कि तुम उधर हम इधर। इसने बांग्लादेश में आर्मी के, क्योंकि याह्या खान तो अल्कोहल में बैठा रहता था, अय्याश आदमी था, इसने आर्मी को फुल ऑपरेशन करवाया और उसको जस्टिफाई करने के लिए यूनाइटेड नेशंस में भी ये जाके तकरीरें कर रहा था उस वक्त। ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। वेस्ट पाकिस्तान में नॉर्मली तो आपको नए इलेक्शन कराने चाहिए, लेकिन इसको सरकार दे दी गई। ये मैनकाइंड हिस्ट्री का ओनली मैन है भुट्टो जो सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना। उसने प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की हैसियत से ओथ नहीं लिया, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से ओथ लिया। फिर उस वक्त चूंकि अयूब खान का कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था तो वो प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन था, तो प्रेसिडेंट बना। फिर असेंबली में नया कॉन्स्टिट्यूशन पास कराया और उसके हिसाब से प्राइम मिनिस्टर बना। यह भी मैनकाइंड हिस्ट्री में शायद ही कोई ऐसा हो कि चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर एक ही टेन्योर में कोई रहा हो। और फिर इसने जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनाया। इसने इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन दिया। शराब बैन, संडे की जगह जुम्मे की छुट्टी, अहमदियों को काफिर डिक्लेयर किया गया और कई चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई। और सबसे खतरनाक जो इसने इकोनॉमी की तबाही की ना, वो ये कि सारी इंडस्ट्री, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह सबको नेशनलाइज कर दिया। जो किसी टेक्सटाइल मिल का मालिक था, सुबह जब अपनी मिल पहुंचा तो आर्मी खड़ी थी गेट पे, अंदर नहीं जाने दिया, बोला आज से ये सरकार की है, विदाउट एनी कंपनसेशन। युगांडा में
जो इंडियन ओरिजिन के लोग थे उसको ईदी अमीन ने 3 दिन के नोटिस पे निकाला था कि युगंडा से सब कुछ छोड़ के चले जाओ अपना। सब अमीर लोग थे, सबको बेचारों को भागना पड़ा। यहाँ पे भुट्टो ने सबको कंगला कर दिया। पाकिस्तान का बैंकिंग सिस्टम ठप हो गया, पाकिस्तान का फाइनेंशियल सिस्टम ठप हो गया, और एजुकेशन इंस्टीट्यूट तबाही हो गई। आज पाकिस्तान की एजुकेशन की तबाही उसी का सिलसिला है, इकोनॉमिक तबाही उसी का सिलसिला है। प्रॉक्सी वॉर्स और टेररिज्म की बुनियाद भी भुट्टो ने रखी। इसने कहा, इसके रिकॉर्ड पे मौजूद हैं मुख्तलिफ किताबों में, इसकी चीज़ें रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। इसने कहा था कि अगर हम इंडिया के पंजाब में खालिस्तान का शोशा छोड़ेंगे और अगर हम वहाँ पे खालिस्तानी टेररिस्ट क्रिएट करेंगे तो इट विल बी लाइक ए बटालियन ऑफ पाकिस्तान आर्मी इन इंडिया। ये सब रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। इसने अफगानिस्तान से जो स्टूडेंट पढ़ने आए थे उनको ब्रिगेडियर नसीरुल्लाह बाबर को टास्क दिया था कि उनको पिक करो और उनकी ट्रेनिंग करो, उनको फंडिंग करो अफगानिस्तान में टेररिज्म करने के लिए। ये सब भुट्टो ने शुरू किया है। इस्लामाइजेशन ऑफ सोसाइटी भी इसने शुरू की। इसके बाद जाहिर है इसको जियाउल हक ने बहुत आगे पहुंचा दिया इस काम को। तो भुट्टो ने, और फिर इसकी जो पीपल्स पार्टी है, आज देख लें कराची में क्या हो रहा है, सिंध में क्या हो रहा है। अगर कोई ये कहता है कि ये सिंधी, अगर अक्सर जो सिंधी होते हैं ना वो नाराज़ होते हैं कि आप पीपल्स पार्टी की बात ना करें, ये सिंधियों की नुमाइंदा जमात है। सबसे ज़्यादा तबाह तो सिंधियों को किया है, सबसे ज़्यादा तबाह सिंधियों को किया है। खाली सिंधी वडेरे जागीरदारों को फ़ायदा है पीपल्स पार्टी से, बाकी किसी को फ़ायदा नहीं है। सिंध का शहर गांव से भी बदतर हालत में है। पाकिस्तान की तबाही का अगर कोई जिम्मेदार है तो पीपल्स पार्टी है। आर्मी तो है ही है, आर्मी तो सबसे ऊपर है, लेकिन पीपल्स पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज में पाकिस्तान की सबसे बड़ी तबाही है। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।